हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एक तरीके में ऐसे कह सकती हूँ, बिकॉज इट्स यूज इन फार्मा मेडिसिन के अंदर, इसके अंदर यूज़ होता है ये। एंड ऑल्सो इट्स फाउंड, हेट्रोसाइक्लिक्स बेसिकली फाइंड कर आपके डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। और साथ साथ में जो कॉस्मेटिक्स वगैरह चीज़ें होती है सारा इसमें ज़्यादातर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, हेट्रोसाइक्लिक नाम की चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है हेट्रोसाइक्लिक? क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज़ हेट्रोसाइक्लिक। कि दो साइक्लिक कंपाउंड्स, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनके अंदर एटलीस्ट आपका वन हेट्रो एटम होना चाहिए, चाहे वो फोस्फोरस हो, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो सिलिकॉन हो, कुछ भी हो सकता है उस रिंग के अंदर। उसको हम क्या कह देंगे? हेट्रोसाइक्लिक रिंग कह देंगे। समझ में आया कि एक ऐसी रिंग, एक ऐसी साइक्लिक कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स आपके, ठीक है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिसके अंदर आपके क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन हेट्रो एटम तो आपका होना ही होना चाहिए। आया? जैसे मैं फोस्फोरस ले सकती हूँ, सल्फर ले सकती हूँ, ऑक्सीजन ले सकती हूँ, नाइट्रोजन ले सकती हूँ और इवन सिलिकॉन भी ले सकती हूँ। सो मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ये जनरली आपके दो भाग में डिवाइड है, मतलब टू टाइप्स के अंदर हैं ये आपके, हम कह सकते हैं। एक तो होता है आपका sp2, एक होता है आपका sp3। एक होता है आपका sp2 और एक होता है sp3। जो sp3 होता है उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड, और sp2 होता है उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब जो sp3 होता है वो जनरली हमको स्टडी नहीं करते हैं, मतलब कैसे ये इस तरीके से होते हैं, ऐसे हो, है ना, ऐसे करके नाइट्रोजन अटैच है, इसके अंदर कोई साइकिल लिखा है, ये आपके पास मैंने साइकिल बना दी, यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच कर दिए, दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, पर जनरली इनको हम स्टडी नहीं करते हैं, हमें कोई नीड नहीं है ना स्टडी करने की, ना ही हमारे सिलेबस के अंदर होता है, तो हमें पढ़ते हैं sp2 जनरली, इसको ही सारा कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको ज़्यादा मतलब बेसिक्स मैं बता रही हूँ आपको, अनसैचुरेटेड वाली चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? डबल चीज़ें, जब डबल आपके क्या होते हैं, बॉन्ड्स एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे इनको क्या कहते हैं? हम sp2 हाइब्रिडाइज कहते हैं। अब इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज हम पढ़ते हैं, लेकिन ये भी आपका तीन चीज़ों के अंदर डिवाइड है। तीन चीज़ों कैसे? मतलब आप इसके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग्स वाली चीज़ें पढ़ते हो, 6 मेंबर्ड वाले पढ़ते हो, और साथ ही साथ में फ्यूज रिंग्स भी पढ़ते हो। ठीक है, तीन तरीके के इसके अंदर आप पढ़ते हो। 5 मेंबर्स के लिए बात करूँ तो आप इसके अंदर पढ़ोगे पायरोल, फ्यूरोल एंड थायोफेयर, कुछ ऐसे करके है। ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ते हो आप? पहला पढ़ते हो आप इट इज कॉल्ड पायरोल। ठीक है, सेकंड पढ़ते हो आप फ्यूरेन, ये क्या है आपका? फ्यूरेन। और नेक्स्ट है आपका दैट इज कॉल्ड थायोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर सल्फर होता है, ऑक्सीजन अटैच होता है, नाइट्रोजन अटैच होता है। ठीक है, पायरोल किसको कहेंगे? नाइट्रोजन वाले को, ऑक्सीजन को फ्यूरिन कहेंगे और थायोस्फेयर कहेंगे उसके बाद। ठीक है, 6 मेंबर के अंदर हम एक ही चीज़ पढ़ते हैं, इसको प्रेडिन। प्रेडिन को इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये होता है आपका प्रेडिन, इसके अंदर हम बस ओनली प्रेडिन को ही स्टडी करते हैं। ठीक है, और फ्यूजिंग्स के अंदर भी आपके एक तरीके से मैं कह दूँ, पहले ये दो डिवाइड्स में दो चीज़ें डिवाइड्स है इसके अंदर। एक तो होता है आपका इंडोल करके, इंडोल के अंदर क्या होता है आपका कि जब आपके 6 मेंबर रिंग साथ साथ है 5 मेंबर रिंग, दोनों को क्या करते हैं? फ्यूज़ कर दे। 6 मेंबर रिंग कैसी होगी आपकी? 6 मेंबर में आपको क्या होगा? अटैच 6 मेंबर होगी, सिंपल। ये जो 5 मेंबर रिंग होगी ना आपको, उसके अंदर नाइट्रोजन अटैच होगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? आपका क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम इंडोल। इसे क्या कहते हैं? हम इंडोल कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ होती है, जो सेकंड टाइप है आपका, वो डिवाइड है आपको, जो सेकंड चीज़ आएगी वो भी आपका दो भाग में डिवाइड हुआ है। ठीक है, दो भाग में कैसा? एक होता है आपका क्यूनोनिल, हाँ, एक होता है आपका क्यूइनोलिन, एक होता है आपका आइसोक्यूनिन। ठीक है, क्यूनिन आपको पता होगा जो दवाई में यूज़ होता है ना, देखा होगा मलेरिया की दवाई में, ऐसा आपको क्यूनिन आपने देखा होगा ना, कुनैन कहते हैं उसे गाँव में। ठीक, कुनैन की गोली करके कुछ। ठीक, यहाँ पर क्या होता है आपके? ऐसे होता है स्ट्रक्चर कुछ कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका? पोजीशन बस डिफरेंट है, सेम है, सारी चीज़ सेम है। ये आपका आइसोकुनिन है, कुनिलिन है, ये आपका कुनिलिन। इसके अंदर क्या होता है? ये नाइट्रोजन पोजीशन साइड में आ जाती है, मतलब कैसे मैं आपको बताती हूँ। ये होता है आपका कुछ इस प्रकार, ऐसे अटैच होती है। ठीक है,
आया समझ में? ऐसे आपको प्रेजेंट होकर मिलेंगी, ठीक है। आया समझ में? मैंने क्या एक्सप्लेन किया भाई, मैंने कहा कि हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या होती है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे वो होते हैं जिसके अंदर ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स, उसके अंदर एक मिनिमम एटलीस्ट आपका कम से कम एक ना एक तो हेट्रो एटम उसके अंदर अटैच होना चाहिए, उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कह देते हैं। ये आपका दो भाग में डिवाइड, एक सैचुरेटेड है आपका, एक अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड को हम जनरली sp3 कहते हैं और अनसैचुरेटेड को sp2 कहते हैं। तो sp3 वालों को हम स्टडी नहीं करते बिकॉज आपको सिलेबस में नहीं है। sp2 हमारे सिलेबस में होता है और sp2 उसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, 5 मेंबर, 6 मेंबर और फ्यूज रिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। 5 मेंबर रिंग्स के अंदर हम पढ़ते हैं 3 चीज़ें। एक होता है आपका पायरोल, जब आपका नाइट्रोजन अटैच होता है, ऑक्सीजन अटैच होता है तो फ्यूरिन कहते हैं। और थाइस्फेयर जब अटैच होता है इसका मतलब आपका सल्फर अटैच है उसके अंदर, ठीक है। अगर उसका सेकंड पार्ट करें, सेकंड पार्ट के अंदर है आपका 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर के अंदर हम बस pyridine पढ़ते हैं। और फ्यूज रिंग्स के अंदर बात करूँ, फ्यूज रिंग्स के अंदर हम पढ़ते हैं 2 चीज़ें, क्विनोल और आइसोक्विनोल। आइसोक्विनोल क्या होता है आपका पोजीशन में डिफरेंस होता है और आपका आइसोक्विनोल डिफरेंट होता है। फ्यूज रिंग्स के अंदर एक और चीज़ पढ़ते हैं दैट इज हमारा कॉल इंडोल। इंडोल के अंदर हमारे क्या होता है, जब 6 मेंबर 5 मेंबर की रिंग्स को हम अटैच कर देते हैं वो आपका क्या बनाता है, इंडोल करके बनाता है। अब इसके अंदर हम इसके जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का हम पहले पढ़ेंगे इसके अंदर आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ओके गाइज, अब मैंने कहा हम पढ़ेंगे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। तो पहले मैंने आपको बताया कि जो रेजोनेटिक, वो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, उसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं एरोमेटिक करेक्टर। एरोमेटिक करेक्टर के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा इसके अंदर से कंपाउंड है वो ज़्यादा एरोमेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करते हैं। तो जो यहाँ पर जो आंसर्स आपको गिवन होते हैं ना, ध्यान रखना, ये तो आपको पता होगा, फ्यूरेन है आपका, ये पायरोल है आपका, ये थायो है आपका, और ये आपको pyridine है, और ये आपका बेंजीन है। सिंपल सी चीज़ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर वो क्वेश्चन पूछता है कि एरोमेटिक करेक्टर के बेसिस पर इसको डिफाइन करो, इसका ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो ऑर्डर इसका पता कैसे आता है, ऐसे करके। हैव यू एवर इमेजिन की कैसे आया वो, मतलब एक तरीके से। तो मैं आपको बताया, जैसा मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि एरोमेटिक करेक्टर आपका अकॉर्डिंग टू सो मेनी थिंग्स को आप मतलब जो बहुत चीज़ों को देखकर हमें आंसर देना होता है। पहली चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंसिक एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। उसके बेसिस पर हम देते हैं। कैसे देते हैं इसके बेसिस पर कि आपकी जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी इतनी ज़्यादा ही एरोमेटिसिटी होगी। अब रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो डिफाइन करती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, कि जहाँ जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रेजेंट होंगे रेजोनेंस एनर्जी वहाँ ज़्यादा होगी। तो एज़ कम्पेयर टू विद दिस हेल्प ऑफ इट कैन आई से कि ये 5 मेंबर्स की रिंग है, ये 6 मेंबर की रिंग है। इसका मतलब क्या होगा कि तो 6 रिंग वाले जो 6 एटम वाले आपके कार्बन्स हैं, वो जो भी आपकी रिंग है ये आपकी 6 मेंबर वाली, तो वो पहले आ जाएगी एक तरीके से एरोमेटिक करेक्टर के बेसिस पर। ये आपके पीछे रहेंगे 5 मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। सेकंड चीज होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी एरोमेटिसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, आपको मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी कि देखो, जो आपके जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा आपका इतनी ही एरोमेटिसिटी कम होगी। एक बार बताओ, एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, तो नाइट्रोजन की यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपका कार्बन। जिस कारण से क्या होता है, ये आपका इससे पीछे पोजीशन पर आता है एरोमेटिसिटी के बिहेवियर पर। ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। अब आते हैं ये 3 नंबर, इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे तीनों को। एक बात बताओ, ये है थायोनिल, ये नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ठीक है जी। जो आपका ये थायोनिल होता है इसके आपके 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन के आते हैं। अब जितने इनके मुकाबले इसके सबसे ज़्यादा आपके क्या आते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आते हैं, जिसका आंसर सबसे आगे है, इन तीनों में से सबसे आगे है। अब करते हैं इन दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे। जो पायरोल और आपका फ्यूरेन है, जो पायरोल है आपको पता होगा, और ऑक्सीजन की बात करूँ, इसमें से ऑक्सीजन आपका क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसका एरोमेटिसिटी करेक्टर आपका क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो हमने यहाँ आपका ये ऑर्डर इसका लिख दिया। आया समझ में आपको, आया समझ में गाइस। हैव यू एवर नो कि मैंने क्या बताया, आर यू गेटिंग दिस। सो मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, लेट्स डू इट, कि हमने क्या किया। दिस इज़ व्हाट नेगेटिव। कभी कभार पता क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें बस ओनली एक ही क्राइटेरिया पे हम उसको क्या कर देते हैं, आंसर दे देते हैं उसके ऑन द बेसिस ऑफ वन थिंग। बट क्या होता है, सब कुछ क्वेश्चंस है तो ऐसे होते हैं कि उनको हम कई तरीक़ों से सॉल्व करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, कई तरीक़ों से मैंने सॉल्व करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। यहाँ पर तो हमें 2 चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ा, 2 चीज़ों को मतलब देख कर आंसर देना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको, सिंपल सा नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उससे कम ये है, और ये तो आपका सिंपल सा नेगेटिव चार्ज है, तो इसका कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना अट्रैक्ट नहीं करता चीज़ों को। तो मैं कह सकती हूँ ए आपका एरोमेटिक ज़्यादा करेक्टर है, उसके बाद बी का है, फिर सी का है।
आया समझ में? नेक्स्ट बिहेवियर जो हम इसका पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ के अंदर इट इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। मैं आपको सिखाऊंगी डाइपोल मूवमेंट को हम कैसे डिसाइड करते हैं। लेट्स सी। सो पहले हम डाइपोल मूवमेंट्स के अंदर पहले मैं आपको समझा देती हूँ प्रीडिन। प्रीडिन हमने पढ़ चुके हैं, तो प्रीडिन का उन्हीं स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं जो मैंने आपको बताया। चलिए उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करते हैं। तो प्रीडिन बना दिया, फिर बना दूंगी मैं आपके सामने फ्यूरिन बना सकती हूँ, ये आपको हो गया फ्यूरिन हो गया। नेक्स्ट बनाना चाहूँ तो पायरोल भी बना सकती हूँ, ये मैंने बना दिया आपके सामने पायरोल, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़। और थायो बना सकती हूँ, थायो, इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। और सिंपल एक मैं आपको ये तो सिंपल जो हम पढ़ रहे हैं साथ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी बता सकती हूँ। दैट इज़ हम एक सिंपल आपका साइक्लिक चेन बना देते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब नाउ इसको हम क्या करते हैं, आंसर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट। तो सबका मैं आपको जनरली यहाँ बताऊँ तो सबका डाइपोल सीधा ऐसे ही आता है, सबका डाइपोल ऐसे आता है एज़ कम्पेयर टू दिस पायरोल। पायरोल का ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको आना चाहिए। मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी क्यों ऐसा होता है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको पता होगा कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, आपका डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। और साथ ही साथ में कहाँ से कहाँ मूव करता है, मूव करता है आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है आपका डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम करेंगे आपके कुछ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स की हेल्प से। मैं आपको ना एक्सप्लेन करती हूँ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स मतलब कैसे, हम इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम इसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर पाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर मेनली क्वेश्चंस आपके यहीं से ही पूछे जाते हैं, मेन ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेकर चलो भाई इसका मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हमारा कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है भाई, आपका ये क्या होगा, आपके जो बॉन्ड्स है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, है ना। बॉन्ड्स क्या करते हैं आपके, मूव करते हैं। चलो जी, मैंने इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाया आपका सामने, देखो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, जो ये बॉन्ड आपका ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, और ये आपका ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ऐसे हम इसको क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। पहले मैंने क्या किया, पहले सिंपल आपका एक मूव कराया आपको इसको, है ना। तो जब इसको मूव कराऊंगी तो आपका बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा आपका। वैसे भी मैं आपको जनरली बताऊँ तो सिंपल यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा। और एक मिनट, ऐसे मूव नहीं कराया, सॉरी ऐसे मूव नहीं कराया। यहाँ पर लोन पेयर्स हैं, ये ऐसे मूव कराया है, ऐसे करके ये आ जाएगा इस पे नेगेटिव चार्ज, है ना। बिकॉज एक लोन पेयर है और साथ में मैंने एक बॉन्ड डाल दिया, नेगेटिव चार्ज पर जाता है। नेक्स्ट बॉन्ड यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखोगे मैंने क्या किया, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन के आएगा। आया समझ में, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब मैं नेक्स्ट वाले को लेती हूँ, नेक्स्ट वाले इसका ले लूँ, ठीक है। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाती हूँ इसके अंदर। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जब मैं इसका बनाऊंगी तो कुछ इस प्रकार मतलब कुछ बन के आता है। दैट इज मूवमेंट आपकी किस तरीके से होती है, मूवमेंट इसके लोन पेयर्स ही मूव करते हैं जनरली, ठीक है। लोन पेयर्स ही मूव करेंगे तो आपके यहाँ पर ये आ जाएगा क्या, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से जब ये जो आपका बॉन्ड था यहाँ से जाएगा इधर साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ऐसे करके फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे इसके अंदर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो मतलब आपका डाइपोल कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, आपको जो आपका माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। क्या होता है, आपका जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग होता है इसके अंदर। इसका से क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचता है अपने आसपास के बॉन्ड से, है ना। बिकॉज इसका आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो ज़्यादा बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा, ज़्यादा बॉन्ड तरफ अपनी खींचेगा, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा ऑब्वियसली, और ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इसका से क्या होता है, डाइपोल आपका फिर से इधर से जाता है। आया समझ में, रीज़न समझ में आया कि क्यों आया ऐसा, why I'm doing this, ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन इसके अंदर है भाई, सिंपल सिचुएशन इसके अंदर वही सिचुएशन आ रही है। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं लगता, इसके अंदर आपका कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं लगता। इसके अंदर लगता है, फ्यूरिन के अंदर लगता है, बट पायरोल के अंदर आपका कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं लगता। जिसका आंसर क्या होता है, इसका डाइपोल उल्टा ही जाता है, जैसे इसको जाना चाहिए था भाई, इसका भी जाना चाहिए था ऊपर पोजीशन के अंदर, लेकिन इसका नहीं जा पाता बिकॉज यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यहाँ पर नहीं होता ज़्यादा इफेक्टिव, डोमिनेटिंग नहीं होता, तो उसका ऊपर ही जाता है डाइपोल उसका। आया समझ में आपको, ठीक है। डी वाला ऑप्शन बताती हूँ। डी वाले क्या है, ऑप्शन है आपके सामने, दैट इज कॉल्ड थाइल, जो आपका होता है सल्फर। यहाँ पर क्या होता है आपका भाई, कंडीशन तो ये भी कुछ इस प्रकार ही बन रही है कि इसका भी आपको क्या जाएगा, बॉन्डिंग कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पर। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, आपके जो सल्फर होता है यहाँ पर क्या होती है, आपके डी ऑर्बिटल
खाली होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल किसका काम करते हैं? कार्बोकैटायन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कार्बोकैटायन का। तो ये आपको यहाँ पे कैटायन फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर नेगेटिव जो ऊपर से आ जाएगा, भाई यहाँ पे क्या होगा? आपकी बॉन्डिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, रेजोनेंस होगा, उल्टे उस तरीके से आपका होगा, बॉन्डिंग आपकी होगी, इसका से पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है ना। तो आपको ऊपर ही आपका ये क्या जाएगा? आई एम वेरी सॉरी, मैंने क्या किया है गाइस, हाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। एक मिनट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है आपका? अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ एस। यहाँ पर क्या होता है? आपके एस के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ, मैंने वो गलत ले लिया था। इसका मतलब क्या होता है? जब जैसे ही यहाँ पर क्या करोगे आप, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। क्या है? इसके पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है? सल्फर के अंदर यहाँ पर रेजोनेंस अच्छी तरीके से हो जाता है ना। जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं यहाँ से, फिर ऐसे ऐसे करके ये भी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आएंगे, तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। इस कारण से क्या होता है? इसके अंदर भी डायपोल आपका क्या हो जाता है? लो हो जाता है एक तरीके से। यहाँ पे आपका नेगेटिव का काम करेगा, ऊपर पॉजिटिव का काम, तो आपका ग्राफ ऐसे ही जाता है इसके अंदर भी। ठीक है, आया समझ में कि क्या हो रहा है इसके अंदर? ठीक है। और चौथी चीज़ है आपका ये वाले, यहाँ तो कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, कोई कॉन्जुगेशन के अंदर नहीं जा रहा। तो अगर कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता तो वहाँ पर आपका माइनस आई इफेक्ट ही इफेक्टिव होता है। इसके अंदर दोनों के अंदर माइनस आई इफेक्ट ही कॉमन रहेगा। इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या करेंगे? माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। इसका से क्या होता है? ये आपका सिंपल नीचे ही डायपोल उसका जाता है। ठीक है, आया समझ में? आया सेकेंड पार्ट समझ में आया। नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।